भाई हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज हम लोग उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब था कि लाइट का उसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो जाना। जब लाइट उसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक होती है, जब मीडियम चेंज नहीं होता, तो लाइट की जो स्पीड है जो पहले थी, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो स्पीड कैसी मिलती है, हमें सेम मिलती है। रिफ्रैक्शन के केस में हमने पढ़ा था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो हमने देखा था कि लाइट की स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये स्पीड के अंदर चेंजेस हमने स्नेल्स लॉ से पढ़ा और हमने बताया कि ये जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है। ऐसे ही पढ़ा था हमने। अब रिफ्रैक्शन के अंदर जब स्पीड चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी चेंज हो रही है, जैसे कि उसकी वेवलेंथ। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर होती है तो वेवलेंथ उसकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होगी। जब रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है तो वेवलेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है रेयर से डेंसर मीडियम में। तो रेयर में अगर वेवलेंथ सपोज कुछ भी है तो उसकी वैल्यू आपको डेंसर मीडियम के अंदर कंपैरेटिवली क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी हैं जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हैं, पर हमारे को उसका कॉज समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सपोज किसी का कोई कॉइन आपने देखा, कोई कॉइन आपको स्विमिंग पूल के अंदर गिरा हुआ मिल रहा है, दिखा। अब वो कॉइन आपको दूर से देख के पता लग रहा है कि वो कॉइन शायद गोल्डन कॉइन है। अगर वो कॉइन गोल्डन है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सीरियसली बताना, जो करोगे वही बताना। सबसे पहले क्या करोगे, आसपास देखोगे, कोई देख तो नहीं रहा, सबसे पहले तो यही करोगे। फिर उसके अंदर जब हम लोग पानी के अंदर किसी भी चीज़ को रख रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको दिख रही है, तो आपको वो चीज़ कैसे नज़र आती है कि वो ऊपर की तरफ नज़र आती है ना। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। जो एक्चुअल डेप्थ थी उसे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे रियल डेप्थ है वो। तो जब पानी के अंदर आपने कोई चीज़ गिरी भी दिख रहे हो तो आपको हमेशा कहाँ नज़र आएगी, ऊपर की तरफ नज़र आएगी। तो हम लोग सबसे पहले उसी को कैसे नज़र आएगी उसका रे डायग्राम बना के देखते हैं। सपोज कोई रे ऑफ लाइट, ये हम लोग बोल देते हैं, सपोज ये है कॉइन, ठीक है। अब कॉइन इस डेप्थ से मान लेते हैं कि ये जो डेप्थ है एक्चुअल में जहां पे वो कॉइन अभी इस समय है, वो वाली डेप्थ कौन सी है, इसे हम लोग कह रहे हैं रियल डेप्थ। अब ये कॉइन आपको कहां नजर आ रहा है, वो क्या कहलाएगी, इसकी अपेरेंट डेप्थ। कैलकुलेशन कहां से कर रहा हूं मैं, ऊपर से, कि ऊपर वो ये शिफ्ट पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती हुई नजर आती है, ऊपर की तरफ। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके शिफ्ट कर रहा हूं तो कैसे वो शिफ्ट ऊपर की तरफ हुई, क्यों। तो हम लोग सपोज इसको यहां से देख रहे हैं, अगर आप उसको नॉर्मली देखेंगे तो बेंड होती हुई नजर आती है क्या। भाई कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर सपोज मैं मीडियम चेंज कर लेता हूँ, एक ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, उस ग्लास स्लैब के अंदर अगर मैं रे ऑफ लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा हूँ तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताते हो आप, जीरो। जीरो। तो लाइट कैसे, बिना किसी डेविएशन के वो लाइट कहाँ पे चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। हालांकि ग्लास स्लैब के अंदर उसकी स्पीड के अंदर चेंजेस आएंगे, कम हो जाएगी स्पीड। अगर ऊपर वाला मीडियम कौन सा, एयर है, और नीचे वाला ग्लास स्लैब है, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और ग्लास स्लैब के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। इसका ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा। तो लाइट जब इसके अंदर एंटर होगी तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर डेविएशन नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये क्या चीज़ है, वाटर। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ है, वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 1.33 होता है। वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1.33। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेट होता है 1.33। इसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं हम, 1। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट 1 होता है। और अगर आप यही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड का लेते हैं, बाद में लिख सकते हैं हम इसको वैसे तो कितना होता है, 2.42 के आसपास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये बेसिक है, इनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस आपको मालूम होने चाहिए। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपने यहाँ पे इसमें इंसिडेंट की तो नॉर्मली आपको कैसे नजर आनी चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब
ये जो रे ऑफ लाइट है हम लोग इसको कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हम लोग इसको सपोज इस रे से देख रहे हैं, तो आपको इसके जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको चेंज मिलेगा, अगर आप उसको थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वो चेंज कैसे क्यों हुआ, क्योंकि उनका रे डायग्राम थोड़ा सा बदल जाता है। अब वो रे डायग्राम आप आराम से बना सकते हो किस तरह से, कि मैंने मान लिया कि सपोज ये रे ऑफ लाइट अभी कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, रेयर से ये मीडियम कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, सॉरी डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ। ये वाटर क्या हुआ, डेंसर। मैंने यहाँ पे इसका एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ये हमने बना दिया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसी अवे फ्रॉम द नॉर्मल को हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है तो वो ऑब्जेक्ट वही नजर आता है जो कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो नजर आए। तो आपका रे ऑफ लाइट हम लोग उसको अगर यहाँ से देख रहे हैं, इस वाले साइड से अगर देख रहे हैं, तो ये कैसे नजर आना चाहिए आपको, ये हम लोग सपोज अगर इस तरह से इस साइड से इसको अगर हम देख रहे हैं, तो इसी को बैक साइड में मैं ट्रेस कर लूं, बैक साइड में इसको ट्रेस कर लें। तो जिस पॉइंट पे मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट है ए, इस पॉइंट को मैं मार्क कर दिया बी, इसको सी, और ये फाइनली ये वाला पॉइंट है डी। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, जो ये क्या चीज़ है आपकी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है उसे क्या बोल रहे हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने मार्क कर दिया कि ये कितना है, आई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये वाला एंगल इंसिडेंस है तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल। ये जो दो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है वो क्या है, नॉर्मल। दो पैरेलल लाइंस, ये क्या बन गया, एक ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आई, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा इसके अंदर, तो आप देखोगे रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, यहाँ तक तो मीडियम सेम है, इसके बाद वाला जो मीडियम है वो बदल गया, वो क्या है, एयर। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये जो एंगल फॉर्म करेगी वो एंगल कितना है, इसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बैक साइड में इसको मैं ट्रेस करके देखूं, अगर मैं इसको बैक साइड में ट्रेस करके देखूं तो ये आर है, तो बेटा ये वाला एंगल कौन सा होना चाहिए, देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो आर है, तो यही स्ट्रेट लाइन और ये जो नॉर्मल बना रहा है तो वो भी एंगल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। बात समझ में आई आपको, मैं किसकी बात कर रहा हूं, हम लोग इसके कलर चेंज करते हैं, चलो। देखो देखो अब ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है मेरे को, देखो ये एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपने आर बताया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक लाइन और ये, ठीक है। ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं मुझे, और ये दोनों ट्राइंगल्स में इसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी अपेरेंट डेप्थ फाइंड करेंगे। समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। अब हम ये जो रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है वो हमारे आई की प्यूपिल के अंदर एंटर हो रही है, जो कि बहुत छोटा है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस मिलेगा, मतलब अगर ये रे ऑफ लाइट, ये वाला जो एंगल है अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको पूरा देख नहीं सकते। ये जो एंगल मैंने बनाया ये एंगल एक्चुअल में बहुत छोटा एंगल है, बहुत स्मॉलर एंगल है, क्योंकि यहाँ वाला जो डिफरेंस आप अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो जब ऊपर से देखोगे तो कैसे नजर आएगा, वो दोनों रेज आपकी आईज में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और आपके आई का जो लेंस है वो लेंस जो पीपल के अंदर एंटर हो रही है वो क्या है, बहुत कंपैरेटिवली दूसरे लेंसेज जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल लाइफ में उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है हमारी आई का लेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, बहुत कम है, ठीक है। साथ साथ करते जाते हैं और लिखते भी जाते हैं। तो देखिए अब हमें मालूम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो अगर मैं इसमें मैंने ट्राइंगल जो बनाया, मैं इसके अंदर मैं अगर स्नेल्स लॉ लिख रहा हूँ तो मुझे मालूम है स्नेल्स लॉ का मतलब क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका भी आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है। जहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर स्टार्ट हुई है वो क्या है, वाटर, और जहाँ जा रही है वो क्या है, एयर।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का कैसे लिखते हैं कि वाटर से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है, एयर में। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर एज इट इज, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों का मतलब एक ही है, आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इसी को हम लोग फ्रैक्शन में अभी लिखते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमेशा एयर से डेंसर मीडियम में एंटर कराते हैं हम। तो उस समय कैसे लिखेंगे बताता हूँ मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखो साइन आई आप बोल रहे हैं, तो साइन आई अगर लिखना है तो जरा मुझे ट्रायंगल बताओ। साइन आई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर कौन नजर आ रहा है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन नजर आ रहा है, हाइपोटेनस कौन सा हुआ, बी से डी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई की बात कर रहा हूँ। कितना हुआ, बी से डी, बी डी लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये साइन आर है। तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, ए बी, और अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, सी बी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके इसको लिखे हैं तो कैसे लिखोगे आप इसको कि ए बी अपॉन बी डी, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना हो गया, सी बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए बी। ऐसे लिखोगे, ए बी से ए बी कैंसिल, तो फाइनली जो रिलेशन आपने फाइंड किया वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एयर इज इक्वल्स टू, तो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो एक्चुअल में जो केस पॉसिबल है, मींस जो रे ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो रही है, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ऐसे समझो, इधर देखें, अगर वो डिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तो वो डिस्टेंस, ये जो बी पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली किसके ऊपर होना चाहिए, ए पॉइंट पे ऊपर होना चाहिए। ये डिस्टेंस हम लोग यही तो बोल रहे हैं, यही वाला तो पार्ट है जिससे हम लोग देख रहे हैं ऊपर। तो ये जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आ जाना चाहिए, ए पे। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ए बी वो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू नेग्लिजिबल है। ये हमने रे डायग्राम जो बनाया है वो बड़ा डायग्राम बनाया है ताकि हम लोग एंगल्स को बता सकें, पर एक्चुअल में ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है बी, वो बी पॉइंट इतना पास में है ए के कि अप्रोक्सीमेटली हम उसको ये मान सकते हैं कि वो कितना, किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे। तो pupil of our eye is very small। तो इसका मतलब जो वैल्यू है, जो पॉइंट, सो पॉइंट बी कहाँ पे लाई करना चाहिए, बी शुड अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड, किसको कोइंसाइड करेगा बताओ, बी वाला पार्ट क्या कर दिया हमने, हम बता रहे हैं बहुत स्मॉलर है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ पे आना चाहिए, पीपल ऑफ आर आई इज वेरी स्मॉल, सो पॉइंट बी शुड अप्रोक्सीमेटली लाइज ऑन, कहाँ होना चाहिए, लाइज ऑन ए। तो जो रिलेशन आपने लिखा है जरा उसी रिलेशन को वापस से एक बार लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बी पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैं देखो ये वाला रिलेशन वापस से लिख रहा हूँ, न्यू डब्ल्यू ए, सी बी को मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, सी बी को, ये वाला पॉइंट देखो, ये अगर यहाँ पे लाई करेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो खत्म हो गया, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस यही होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। किसको लिखा है मैंने, सी बी को, कि सी बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गई, इज अप्रोक्सीमेटली ए सी के इक्वल। सेम ऐसे ही बी पॉइंट को ए पे लाई कर रहा है, तो मैं बी डी लिखना है अगर मुझे, तो बी डी को कैसे लिख सकता हूँ, बी से डी वाला डिस्टेंस वो अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, ए डी। बी डी अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, इज अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए ए डी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी अपॉन ए डी। अब देखो काम की बात, जिसके लिए हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं, ये आपका रियल डेप्थ है। आपको जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उसमें डिफरेंस देखो कितना नजर आ रहा है, आपको शिफ्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये देखो ये सी पॉइंट पे। तो आपको जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो ये क्या चीज़ है, ये इसकी अपेरेंट डेप्थ है।
ये क्या चीज़ है इसकी? अपेरेंट डेप्थ, जो आपको लग रहा है पर एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल डेप्थ कौन सी है यहाँ पे? रियल डेप्थ। इसे हम लोग कह रहे हैं अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, मेरी बात समझ में आई? तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ ये हो गया, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। एसी क्या चीज हो गई आपकी? अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, और एडी क्या चीज हो गई? रियल डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हमेशा कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए हमें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमारे को बहुत इजी रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ज़रा इसी में मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। देखो इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से डेंसर मीडियम में, तो कहाँ बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। हम हमेशा कंपैरिजन किससे कर रहे होते हैं? किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेते हैं तो उसका कंपैरिजन किससे कर रहे होते हैं? ए से, एयर से कर रहे होते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उसको उसी फॉर्म में लिखे हम भी। तो ये जो मैंने लिखा हुआ वो क्या है? वो क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। इसको जब आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको कैसे लिखते हो कि सर? इसको हम लोग लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। पर मैं यहाँ पे एयर से वाटर, मैं यहाँ वाटर से एयर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो मैं इसको कंबाइन करके, तो इस बार उल्टा करके लिख रहा हूँ सिर्फ इसको। तो कैसे लिखूंगा बेटा? इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इसको रेसिप्रोकल कर दूं, एक ही बात है। कैसे? मुझे मालूम है, वी नो न्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे लिख सकते हैं हम। जरा इसी की वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कि न्यू 1 अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू क्या चीज़ है? एयर। एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को कभी भी हमारे को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग वर्ड यूज करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को मैं मान लेता हूँ, सपोज वो कितना है? न्यू। वापस देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या मान लेता हूँ? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या फिर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या लिख दे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? न्यू से डिनोट कर रहा हूं। ये मतलब वही तो है, ये उसी का मतलब है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये तो इसको मैं न्यू से डिनोट कर देता हूँ। और हमेशा बुक के अंदर भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। एयर से कंपैरिजन होगा तो इस तरह से कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD। ठीक है, मुझे इसमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि अगर इफेक्टिव इंडेक्स मेरा वाटर का इतना है, तो बताओ मेरी अपेरेंट डेप्थ कितनी है? तो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ कौन है? AC। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड कर देते, इसको मैं लिख देता हूँ AD अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू AC। ये हमारी अपेरेंट डेप्थ है। अपेरेंट डेप्थ है, कहाँ से ये डेप्थ है? सरफेस ऑफ द वाटर से। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लें, हाँ नोट करते जाओ साथ साथ, बिल्कुल। किसमें? रिफ्रैक्टिव, न्यू का मतलब है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं किससे कंपेयर करके बता रहा हूँ? एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल रहा हूँ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहा हूँ, एक ही तो बात हुई, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। गुड।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ शिफ्ट कितना हुआ, चलो वापस डायग्राम देखो एक बार। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एक्चुअल में शिफ्टिंग हुई कितनी है इस मीडियम की वजह से, कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो शिफ्टिंग क्या है, होनी चाहिए थी एडी, पर वो शिफ्ट होकर कहाँ नजर आ रहा है आपको, एसी। तो शिफ्ट कौन सा हुआ, शिफ्टिंग कितनी हो गई, सीडी की शिफ्टिंग हो गई। तो सीडी अगर मुझे फाइंड करना है, जिसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं हम, सीडी अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एडी में से एसी माइनस कर देना चाहिए, है ना। इसी को हम लिख लेते हैं डायग्राम के साथ। देखिए वापस, तो मैं को जो फाइंड करना है वो क्या है, कितनी शिफ्टिंग हो गई। तो सी से डी तक इतनी शिफ्ट हो गया, है ना। तो मुझे फाइंड करना है सी डी, और वो मैं कैसे फाइंड कर, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसे हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, सी डी। समझ में आई यहाँ तक बात। ये सी डी, आप सी डी कैसे फाइंड करेंगे, एडी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एडी माइनस, बताओ एडी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए सी। गुड, एडी माइनस ए सी। अब आपने तो ए सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, किस फॉर्म में, एडी की फॉर्म में फाइंड कर चुके हो। तो इसे आप कैसे लिखोगे, सी डी इज इक्वल्स टू, सी डी इज इक्वल्स टू एडी। एडी कैसे लिखेंगे, एडी एज इट इज, और माइनस में लिख दिया मैंने हाँ, तो ए सी की जगह पे हम लिख देते हैं ए डी अपॉन न्यू, ठीक है। ए डी क्या चीज थी, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। तो आप इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो, ए डी आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन न्यू। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए। आई बात समझ। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग और करेंगे। डन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये जो शिफ्टिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बताओ क्या, बताओ सोचो। एडी, एडी तो आपका क्या है, एक्चुअल डेप्थ। दूसरे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, सोच के बताओ, देख के बताओ कैसे कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बढ़ा दिया, वाटर ले लिया, अब वाटर की जगह आपने कोई और मीडियम ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने इंक्रीज कर दिया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आएंगे तो अपेरेंट डेप्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो और सोचो और बताओ। जितना न्यू की वैल्यू, आप तो एक एग्जांपल ले लो, आपने सपोज न्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो और दूसरे वाले केस में न्यू की वैल्यू कुछ भी लो, उसको इंक्रीज कर दो। अब आपने न्यू की वैल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते जा रहे हो तो फिर अपेरेंट डेप्थ भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज। The refractive index of the higher the value of refractive index, greater is the apparent shift. Higher the value of refractive index, greater will be the apparent shift. नोट करो इसको, कैसे मैं बताता हूँ वापस। Higher the value of new, greater will be the apparent shift. हायर द वैल्यू ऑफ न्यू, ग्रेटर विल बी द अपेरेंट शिफ्ट। तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है बेटा, यहाँ पे आप हेडिंग कर लो इसको, इसको लिख दो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल शिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल शिफ्ट। तो पहला तो ये कर दिया थे, दूसरा क्या है, एडी, दूसरा फैक्टर कौन सा है,
कि कितना एक्चुअल डेप्थ में रखा हुआ है, वो भी तो डिपेंड कर रहा है। एडी इसका तो डायरेक्टली बता दोगे आप कि शिफ्टिंग कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एडी की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, एक्चुअल डेप्थ इंक्रीज करते चले जाओगे, उतना सीडी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इंक्रीज करते जाओगे, उतना ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा अपैरेंट शिफ्ट भी। एक बार न्यू की वैल्यू जरा लो 20 और एक बार न्यू की वैल्यू लो 40 करके देखो, बताओ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। न्यू बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, न्यू की वैल्यू 20 और 40, पर एज एग्जांपल आप इसको लिख सकते हो। अपैरेंट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अपैरेंट शिफ्ट मतलब समझ में आया ना क्या चीज़ की बात करें, कितना अपैरेंट शिफ्ट कितना हुआ उसके अंदर। चलो अब इसी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन की और पढ़ते हैं, और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ के, जिसमें हमारे को कैसे नज़र आता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी के अंदर हैं और बाहर देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। आपने डिलेड सनराइज, भाई अर्ली सनराइज सुना है, डिलेड सनराइज सुना है, ऐसा कुछ सुना है वर्ड? क्या होता है? मॉर्निंग में 2 मिनट पहले आपको सनराइज हुआ वो मिलता है, दिखता है, 2 मिनट का डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस 2 मिनट का शाम को मिलता है कि वो ऑलरेडी हॉरिजन से डाउन हो चुका होता है, पर फिर भी आपको वो 2 मिनट तक ऊपर नज़र आता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। सेकंड, क्या रीज़न होता है इसका? अर्ली सनराइज है ना, ऐसे करके अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यही होगा, सही लिखा है? डिलेड सनसेट कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 2 मिनट का डिफरेंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये मान लेते हैं कि सपोज ये हमारी अर्थ, ये हॉरिजन, अब हमें मालूम है सन से जो रेज आती हैं, अभी मान लेते हैं कि सन की जो पोजीशन है एक्चुअल में मॉर्निंग के टाइम पे सन की पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये जब लाइट ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो वो एक्चुअल में कैसे पहुँच रही है? रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है? यहाँ पे तो क्या है? स्पेस है, एयर नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है? रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ। इस अर्थ के अराउंड तो एनवलप है एयर का, ऐसे ही है ना। और ये एनवलप आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अर्थ के पास में पहुंचते जाते हो, सरफेस पे पहुंचते जाते हो, ये एयर का जो एनवलप है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो क्या आ रहा है? रेयर से डेंसर मीडियम में। सन से जो लाइट आ रही है हम तक पहुंच रही है, वो कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर मीडियम। तो रेयर से यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, सनरेज कहाँ से? एंटर्ड ऑन अर्थ सरफेस। अब एंटर्ड ऑन अर्थ सरफेस में क्या चीज हो रहा है? तो रे ऑफ लाइट कैसी है? रेयर से डेंसर मीडियम बताएंगे। तो रेयर से कहाँ पे एंटर हो रही है? रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ। भाई रेयर से डेंसर मीडियम है, इसका मतलब पहले वाले साइड में, सन वाली साइड में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? कम है या ज्यादा है? रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रहे हो, तो इसका अर्थ के पास वाली जो एयर है, अर्थ लाइट को जो एयर मिल रही है जो अर्थ की सरफेस पे है, वो क्या है? उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है और पहले वाले के कंपैरिजन में। तो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होना मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी साथ साथ इंक्रीज होना। तो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ये कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जानी चाहिए? टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो ये रे ऑफ लाइट जरा बना के देखो। अगर मैं इसमें मान लेता हूँ कि ये सन की रेज वैक्यूम में यहाँ पे ट्रेवल
तो यहाँ तक किया। फिर करने के बाद मैं अगर हर पॉइंट पे नॉर्मल बनाता जाऊँ तो ये कैसे आप करते जाओगे, इसको बेंड करते जाओगे हर पॉइंट पे। ये बनाया, ये हर पॉइंट पे आपने इसको बेंड किया, ये बनाया, ये हर पॉइंट पे आपने इसको बेंड किया। तो एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट आपको कैसे नज़र आ रही है, ये कुछ ऐसे। एक फ्री डायग्राम बना दूँ इसका तो वो कैसे होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। पर आपको कैसे नज़र आएगी कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही होगी, वही ना। देखो मैंने बनाया ये कि रे ऑफ लाइट कैसे एंटर हो रही है, ये हमने एनवलप बना देते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट यहाँ गई, इसका नॉर्मल बनाया तो ये कहाँ शिफ्ट होगी, ये इसका यहाँ नॉर्मल, तो ये कैसे बनाओ, टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर टूवर्ड्स नॉर्मल इस तरह से अगर मैं ये कंटिन्यूस ट्रेस करता जाऊँ तो ये वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलनी चाहिए, ये कुछ ऐसे आना चाहिए। पर जब भी मैं मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल तक वो शिफ्ट होती जाएगी तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तक रे ऑफ लाइट कहाँ पे हो जाती है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल ही हो जाती है। अब जब आप इसको यहाँ से देखते हो तो वो रे ऑफ लाइट आपको कैसे नजर आती है, वो ऊपर, यही तो स्ट्रेट लाइन से ही देख पाओगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर, आप यहाँ पे हो, अब आपको जो चीज़ वो नजर आएगी वो कहाँ पे नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका जो स्ट्रेट लाइन है देखो ऑलमोस्ट नॉर्मल, तो इसी को रे ऑफ लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूँ तो मुझे ये कैसे मिलनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको कैसे नजर आएगा कि एक्चुअल में जो सन है वो सन कहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है। तो ये सारे फिनोमिनाज एक्चुअल में क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। सिंगल पेज, चलो नोट कर लिया, समझ में आ गया। तो ये फिनोमिना किस तरह से नजर आ रहा है हमें, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। 2 मिनट्स का हमें सनराइज से पहले और 2 मिनट का हमें सन नजर आता है, और 2 मिनट बाद तक सनसेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक नजर आता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द डे कितने से इंक्रीज हो जाती है, 2 + 2 4 मिनट से।